अच्छा, भी हमने कल ये वाला क्वेश्चन करा था ना जैसे, तो अब इसे करने का एक तरीका और देखो। जैसे हमने ये निकाला था, पोटेंशियल निकाला था 24/7 वोल्ट। तो ये बेसिकली होगा वी ए माइनस वी बी, या वी एफ माइनस वी ई। ठीक है। अगर ये पोटेंशियल हमने डायरेक्ट निकालना हो तो उसका एक फार्मूला होता है भी। तो वो समझने के लिए देखो, मान लो जैसे एक सर्किट है ये। इसमें ऐसे 3 बैटरियां लगी हुई हैं। 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हम 3 का एग्जांपल ले लेते हैं। एंड वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है। सपोज हमने ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कितना होगा। तो इसके लिए देखो, मान लो बी का पोटेंशियल 0 है और ए का वी है। तो हमने वी की वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो इसका सीधा फार्मूला ये होता है वी E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला होता है इसका बेसिकली। ये फार्मूला देखो आया कैसे। मान लो अगर यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है। तो जंक्शन लॉ से I1 प्लस I2 प्लस I3, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है। अब अगर हम जैसे बी से लेकर ए तक जाएं, एक एक करके तीनों पाथ से। मान लो पहले ऊपर से जाएं बी से लेकर ए तक, तो क्या इक्वेशन आएगी। पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 है। 0 माइनस I1/R1 प्लस E1 इक्वल टू वी। तो यहाँ से I1 की क्या वैल्यू आएगी भी। तो I1 आ जाएगा E1 माइनस वी अपॉन माइनस वी अपॉन R1। R1। ऐसे ही बी से ए अगर जाएं हम E2 के रास्ते से, तो फिर वहां से I2 आ जाएगा E1 माइनस वी अपॉन R2। सर ये कोई भी ब्रांच के लिए है ना? हाँ, ये बीच वाली ब्रांच के लिए I2 आ जाएगा। ठीक है। नहीं, मैं कह रही हूँ ये जो v इज इक्वल टू, जो v वाला फॉर्मूला है जो आपने ऊपर टॉप पर लिखा हुआ है, वो किसी भी ब्रांच के लिए है? ये ओवरऑल है, मतलब ओवरऑल। अच्छा, ये ओवरऑल है। तो ये मतलब ये ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच का। इसी को हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। तो भाई अगर ऊपर से जाओ बी से ए, E1 के थ्रू होके जाओ, तो उससे I1 इतना आएगा। फिर बी से ए आप जाओ E2 के थ्रू, बैटरी E2 के थ्रू, तो सेम तरीके से I2 इतना आ जाएगा। फिर बी से ए जाओ E3 से, वाया E3,
तो फिर I3 इतना आ जाएगा। ठीक है। अभी I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसमें, और सर फिर मैं कह रही हूँ कि अगर हम लोग ऊपर वाली ब्रांच ले, जो है R1 E1 वाली ब्रांच, A2 भी अगर हम उसको ले ले, उसके लिए भी वैलिड है ना ये? क्या चीज, ये फार्मूला? हाँ जी, ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला, टॉप वाला। नहीं, ये फार्मूला तो ये है कि भाई A और B के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। हम पॉइंट A यहाँ भी ले सकते हैं, हाँ वही मैं कह रही हूँ, वहां पर भी ले सकते हैं ना। क्योंकि वो तो पोटेंशियल सेम ही है। पॉइंट A यहाँ भी ले सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ये कह रही थी, हाँ हम्म, जी। हम्म। अब I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसमें। तो भी यहाँ से सिंप्लीफाई करके V का ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। ठीक है। नहीं, एलसीएम मत लो, ऐसे भी एलसीएम मत लो, ऐसे ही रखो इसको, ऐसे ही रखो। E1/R1 प्लस E2/R2, और V वाले टर्म को उधर ले जाओ। और फिर इसको नीचे ले आओ, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को। ठीक है, भी तो ये फार्मूला आ जाएगा। अभी समझ आ गई? हाँ जी सर। अच्छा, इसमें देखो, इस फार्मूले में ये भी हो सकता है कि मान लो किसी ब्रांच में बैटरी नहीं है। जैसे मान लो इस ब्रांच में बैटरी नहीं है, मान लो सीधा ही कनेक्टेड है, तो फिर E3 की वैल्यू 0 पुट कर दोगे। ठीक है, जिस ब्रांच में बैटरी नहीं है तो उसके बैटरी की वैल्यू 0 पुट कर दोगे। तो फिर पुट E3 इक्वल टू 0। या ये भी हो सकता है कि किसी ब्रांच में बैटरी उल्टी लगी हो, मान लो बैटरी ऐसे लगी हो, फिर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो फिर E3 की वैल्यू इस फार्मूले में आप या माइनस पुट कर दोगे। ठीक है। सर एक मिनट लिखने दो, और अगर बैटरी नहीं करेक्टेड है तो क्या करना है? E3 = उसको 0 पुट कर दो, उस वाली ब्रांच की बैटरी की वैल्यू 0 पुट कर दो। अच्छा ठीक है। और बैटरी उल्टी लगी है तो फिर नेगेटिव पुट कर दो। ठीक है भी। तो नाउ लेट्स डू दैट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो भी, इसमें अगर आपने V निकालना है तो V कितना हो जाएगा इसमें? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B और F एंड E, ये अगर निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E1/R1 यानी 2/5 प्लस E2/R2 2/10 प्लस E3/R3 6/6 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जरा बताओ कितना आएगा अभी सॉल्व करके ये।
अब यहाँ से V आ जाएगा 24/7 वोल्ट, ठीक है जी। और फिर I1 I2 I3 निकालने हैं। ठीक है, सेम आंसर आया 24/7। उसके बाद अच्छा फिर आई आ जाएगा। हाँ, फिर ये I1 बोल रहे I2 हो? हाँ। I3 आ जाएंगे। I1 का फार्मूला था जैसे E1 - V/R1, ये था ना भी। यहाँ से यस I1 आ सर। जाएगा, फिर ऐसे I2 आ जाएगा, ठीक है भी। हाँ जी सर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और देखो भी, मान लो कि बैटरी है 8 वोल्ट की और ये है 2 ओम। ये मान लो 4 वोल्ट की बैटरी है और ये है सपोज 2 ओम। मान लो दो ही बैटरी हैं, तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो एक बार अगर इसको हम इस तरीके से ना करते कि जो फार्मूला मैंने अभी बताया आपको, इससे अगर नहीं करो तो फिर कैसे करोगे भी? मतलब करंट वगैरह मान के फिर कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो ये एक ही ब्रांच है पूरी ना, तो एक ब्रांच में सारा कुछ सीरीज में ही होता है। देखो 8 वोल्ट की बैटरी करंट इस तरह से फ्लो करवाना चाहेगी और 4 वोल्ट की ऐसे फ्लो कराना चाहेगी, बट दोनों अपोजिंग हो गए ना अभी। 8 वोल्ट की बैटरी फ्लो करवाना चाह रही है एंटी क्लॉकवाइज और 4 वोल्ट की बैटरी क्लॉकवाइज करवाना चाह रही है, तो बोथ आर अपोजिंग ईच अदर। तो फाइनली फिर करंट चलेगा किस तरफ? जो बैटरी पावरफुल होगी। सर 8 वोल्ट से ही चलेगा ऑफ कोर्स। 8 वोल्ट के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो फाइनली फिर करंट ऐसे चलेगा। करंट कुछ हाई मान लो, तो पहले आई की वैल्यू निकाल लो पूरे लूप की इक्वेशन लगा के। मान लो ए से स्टार्ट करके वापस ए पर आ जाओ, तो क्या इक्वेशन आएगी? VA -4 -2y -2y +8 इक्वल टू VA। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर, और फिर ए से लेकर बी तक आ जाओ। अब बस किसी भी ऊपर से आ जाओ या नीचे से आ जाओ, तो क्या इक्वेशन आएगी? VA -4 -2y इक्वल टू VB, ठीक है भी। कितना आ गया? 6। तो यहाँ से VA - VB आ जाएगा 6 वोल्ट। आई की वैल्यू पुट कर दो 1 एम्पियर, ठीक है भी। और अब अगर सीधा हम इसी फॉर्मूले से निकालें भी, इस फॉर्मूले से, अब यहाँ पे दो ही बैटरी हैं तो 2 तक लग जाएगा फॉर्मूला ये, ठीक है भी। तो क्या हो जाएगा भी? VA - VB E1/R1 यानी 8/2 +4/2 अपॉन 1/R1 +1/R2। तो सीधा आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट यहाँ से भी, ठीक है।
अभी समझ आ गई है? हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 5। देखो फर्स्ट केस क्या है इसका, स्विच एस इज क्लोज्ड, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू आर। ठीक है, तो स्विच जब क्लोज्ड है तो देखो इसको आप ऐसे बना लो, इसको ना डायग्राम को ऐसे, कुछ ऐसे बना लो। मतलब इसको चौथी ब्रांच मान के चल पड़ो इसको ना, ऐसे। हम्म। इसको फोर्थ ब्रांच मान के चल पड़ो, इस टाइप से। ठीक है भी, तो फिर वो फार्मूले में E4/R4 भी आ जाएगा टाइप। तो क्या हो जाएगा, E1/R1। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा भी, VA माइनस VB कितना आएगा? सर हाँ जी। वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ, तो E1/R1 यानी E1 थ्री R1 अपॉन अपॉन वन मिला प्लस माइनस हो जाएगा 4 वाला के। ये। हम्म। अच्छा ठीक है। ये 4 वोल्ट की बैटरी उल्टी लगी हुई है, माइनस लिया अभी। हाँ जी सर, नेगेटिव हो जाएगा। तो -4/2 प्लस 6/1। प्लस सब, अच्छा, यहाँ तो बैटरी है नहीं है फोर्थ वाले में, तो तो सर जीरो हो जाएगा इसका। जीरो जीरो हो जाएगा। अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो इसको देखो क्या आता है अभी सॉल्व करके। कितना आया अभी? 112/50 ले आ जाते 2.24 ये आता है। नहीं 2.24। हाँ, तो ये 2.24 आ जाएगा अभी ये। और फिर हमने एक करंट बताना है इसमें से थ्रू आर, तो फिर यहाँ से करंट कितना आएगा अभी, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है ना अभी, ए का ज़्यादा है बी का कम है, तो करंट इसमें फिर ऐसे जाएगा। तो करंट आ जाएगा VA माइनस VB अपॉन आर। टू 2.24 अपॉन 1.6, तो ये 1.4 एम्पियर आ जाएगा अभी करंट। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट क्या है अभी, नाउ स्विच एस इज ओपन। स्विच एस ओपन कर दिया, फिर तो आर सर्किट से बाहर ही हो जाएगा। ठीक है भी, so when S is opened, तो फिर तो ये सर्किट से बाहर ही हो जाएगा, इसको हटा ही दो फिर ये 3 वाला ही रह जाएगा, 3 ब्रांच वाला ही रह जाएगा ये। ठीक है,
बस फिर तो यही आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, बस ये वाला हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है भी। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सीधा 2.8 वोल्ट। हाँ जी, और बताओ भी, और कोई डाउट है इसमें अगर? नहीं, करा नहीं अभी। करे नहीं अभी? नहीं, अच्छा। शुरू कर दूंगी अभी करना। हम्म। अभी नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी एंड इट्स ईएमएफ। हाँ जी, बैटरी एंड इट्स ईएमएफ। तो बैटरी कैसे काम करती है अभी, और उसकी ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। बेसिकली एक बैटरी को हम तैयार कैसे करते हैं अभी, हाउ टू प्रिपेयर अ बैटरी। तो बेसिकली वी टेक सम सॉल्यूशन, सम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो मान लो हमने किसी कंटेनर में एक कोई सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, विच कंटेन्स आयंस, और इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट कर दी। इंसर्ट 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। मतलब 2 मेटल रोड्स हमने इंसर्ट कर दी, अलग अलग मटेरियल्स की, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इनमें से एक होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब वन ऑफ देम विल वर्क एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड अदर विल वर्क एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। और ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये। तो as soon as we insert the electrodes in the solution, तो इसमें ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है। So consider a freshly prepared battery. Consider a freshly prepared battery. यानी अभी हमने जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको इंसर्ट ही किया है अभी इसके अंदर, तो इसमें ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो मतलब कोई बैटरी मैकेनिज्म होता है कोई, जो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाता है। मान लो कोई चार्ज क्यू है यहाँ पे, तो बैटरी मैकेनिज्म exerts battery mechanism exerts force on charged particles inside battery। और ये फोर्स लगता है नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। मान लो अभी दोनों दोनों इलेक्ट्रोड्स अभी न्यूट्रल ही हैं, अभी हमने जस्ट इंसर्ट ही किया है इलेक्ट्रोड्स को, तो बोथ इलेक्ट्रोड्स आर न्यूट्रल। तो फिर क्या होगा, अभी एक बैटरी मैकेनिज्म चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देता है फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू
अदर इलेक्ट्रोड। और मान लो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है d। तो अगर मान लो ये फोर्स चार्जेस को एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड लेके जाता है तो कितना वर्क करेगा ये फोर्स पे? तो ये फोर्स से वर्क करेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो मान लो ये इलेक्ट्रोड है ए और ये इलेक्ट्रोड है बी। सो अ बैटरी मैकेनिज्म exerts force on the charge particles which takes the charge particles from B to A। तो वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा F इंटू डी। और फिर जो ईएमएफ होती है भी बैटरी की, तो ईएमएफ होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हम डेफिनेशन पहले भी कर चुके हैं अभी। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है भी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हालांकि जो फोर्स की यूनिट है वो न्यूटन होती है और ईएमएफ की यूनिट वोल्ट होती है। तो नाम इसमें फोर्स आ रहा है बट इसकी यूनिट फोर्स के बराबर नहीं होती। ठीक है, जस्ट एक नाम है बस ये। ओके सर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब वही है कि भी एक बैटरी का जो मैकेनिज्म है वो फोर्स लगाता है चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, तो उसी फोर्स को बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और फिर ईएमएफ होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी। तो W की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा भी। अच्छा देखो यहाँ पे होगा अब क्या, when the charges start moving from B to A। मान लो Q अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर A पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज A पे डिपॉजिट हो रहा है और वो B से निकल के आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो फिर B पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो B will start having negative charge and A will start having positive charge। तो उससे फिर A और B के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो VA माइनस VB इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं अभी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी TPD। इसको चलो हम V मान लेते हैं, इसको V मान लेते हैं। तो जैसे जैसे चार्जेस मूव करते जाएंगे तो वैसे वैसे ये जो TPD है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, एज मोर एंड मोर चार्जेस मूव फ्रॉम B to A, TPD यानी V continues to increase। तो TPD यानी V continues to increase। तो इससे क्या होगा देखो भी, तो जब A का पोटेंशियल B से ज्यादा हो जाएगा तो फिर A और B के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा भी, जिसकी डायरेक्शन होगी A से B की तरफ। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेटअप बिटवीन A एंड B और E की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ।
और E की वैल्यू होगी V अपॉन डी। E क्या होता है V? E होता है V अपॉन डी। ठीक है भी। अब ये इलेक्ट्रिक जी फील्ड क्या? सर। हाँ जी, हाँ जी, और समझ आ रही कुछ है? नहीं मेरे को। हाँ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा अभी? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ, और इस फोर्स की वैल्यू होगी क्यू ई। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज। सर जो फोर्स एफ है वो बैटरी लगा रहा है ना? हाँ, तो एफ ये तो बैटरी का फोर्स है। अच्छा ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है। हम्म। ठीक है। और क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन क्यू इन अपोजिट डायरेक्शन। जो बैटरी फोर्स है उसकी वैल्यू तो फिक्स है भी। ठीक है, जो बैटरी फोर्स है उसकी वैल्यू तो फिक्स है। उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे। उसकी वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है क्यू ई, ये टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे चार्जेस डिपॉजिट होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे जो ये फोर्स है क्यू ई, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और फिर एक टाइम आएगा जब क्यू ई एफ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब ये बात समझ आ रही है? तो हाँ जी सर, एक टाइम आएगा जब क्यू ई एफ के बराबर हो जाएगा। इनिशियली क्यू ई विल बी स्मॉलर, अच्छा ठीक है। but as charges continue to move, but as charges, कल हमने जो क्यू चार्ज लिया था, ये चार्ज मूव करते जाएंगे। तो V इंक्रीजेस, जैसे जैसे चार्ज मूव करते जाएंगे तो V इंक्रीज करता जाएगा भी। और V इंक्रीज करेगा तो फिर E भी इंक्रीज करेगा, और फिर E इंक्रीज करेगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा। और फिर एक टाइम आएगा जब क्यू ई एफ बी के बराबर हो जाएगा। एट सम टाइम क्यू ई बिकम्स इक्वल टू एफ बी। तो जब दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर जाएंगे तो फिर चार्ज का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। देन मूवमेंट ऑफ चार्जेस विल स्टॉप। तो फिर उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ए और बी के बीच, यानी जो टीपीडी होगा उस टाइम पे, तो फिर वो होगा मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। देन टीपीडी बिटवीन ए एंड बी at that time will be maximum। तो अभी उसकी वैल्यू क्या होगी अगर वो निकालना हो तो हमें, तो व्हाट इज दैट मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? तो अभी यहाँ से V का फॉर्मूला है E इंटू डी।
जी सर। तो अगर ये एफ बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो अभी, ये एफ बी कितना है, क्यू ई, यहाँ पुट कर दो अगर, और ई इंटू डी बी के बराबर हो जाएगा। तो फिर टीपीडी उस टाइम पे ईएमएफ के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है। सर किसके बराबर हो ये जाएगी? ईएमएफ के बराबर ही होगी ना बी। हाँ जी सर, अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। तो एट दैट टाइम टीपीडी विल बी मैक्सिमम एंड बिकम्स इक्वल टू ईएमएफ। देखो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट सेम होती है, वोल्ट वोल्ट, बट दोनों में डिफरेंस है भी। जो बैटरी की ईएमएफ है वो तो फिक्स रहती है, ठीक है भी, लेकिन जो टीपीडी है वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड्स पे कितना चार्ज डेवलप हुआ है अभी, जबकि ईएमएफ चार्ज वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगी कि इलेक्ट्रोड्स पे कितना चार्ज है कितना नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। वो तो बैटरी के अपने अंदर का फोर्स है ना भी, बैटरी के अंदर की पावर है अपनी वो। तो ईएमएफ डिपेंड्स ओनली ऑन दी बैटरी, नेचर ऑफ बैटरी, कि भाई इसमें इलेक्ट्रोड कौन से लिए हैं हमने और वो सब क्या है। ठीक है, यानी जो बैटरी का ओके जो सर। कंटेंट है उस पर डिपेंड करेगा, जो बैटरी का कंटेंट है ईएमएफ उस पर डिपेंड करेगा, जबकि टीपीडी डिपेंड करेगा कि अभी इलेक्ट्रोड्स ए और बी पे कितना चार्ज अभी डेवलप हुआ है। ठीक है। और फाइनली जब व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द बैटरी, ठीक है, फाइनली जब दोनों फोर्स बैलेंस हो गए तो चार्जेस का फ्लो बंद हो गया, यानी करंट फ्लो होना बंद हो गया बैटरी से। तो फाइनली व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू बैटरी देन टीपीडी बिकम्स इक्वल टू ईएमएफ। ठीक है, तो ये लाइन लिख लो भी, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू बैटरी, when no current flows through battery, then terminal potential difference यानी TPD becomes equal to EMF। ठीक है। हाँ जी सर, ठीक। तो ये है, देखो जैसे इसका हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे हम घरों में कूलर चलाते हैं भी, कूलर वगैरह, तो कूलर में क्या होता हाँ है, जी सर। मतलब कूलर में क्या होता है कि पानी जैसे हमने सर्कुलेट करना होता है, जो पानी है, ठीक है, जो नीचे टैंक में पानी पड़ा होता है उसको सर्कुलेट करना होता है हमने। ठीक है, तो उस पानी को ऊपर उठाने के लिए उसमें एक छोटा सा पंप लगा होता है कूलर के अंदर। तो जो पानी को ऊपर हाँ जी उठाता है, सर, वो जो लगा पानी रहता को ऊपर उठाता है, ठीक है, फिर पानी वापस नीचे आ जाता है, फिर उसको ऊपर उठाता है दोबारा से वो। तो वो जो पंप है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो एक तरह का ईएमएफ है उसका मतलब। ठीक है जी। है। अच्छा ठीक है। तो वैसे ही कोई जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्ज फ्लो करता है, वहां पे वाटर फ्लो कर रहा है, ये फर्क है बस। तो वहां पे बैटरी क्या करती है, चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे उठा के रखती है, और फिर हाई से लो अपने आप ही आ जाता है चार्ज घूम के सर्किट में। चार्ज घूम के आ गया, फिर बैटरी उसको लो से हाई पोटेंशियल पे भेज देती है,
तो वही काम यहाँ कूलर में होता है भी। जो पंप लगा हुआ है नीचे, उसने वाटर को ऊपर उठाया और अपने आप वाटर अपने आप नीचे तो अपने आप ही आ जाता है भी। ठीक है। तो बेसिकली वो जो पंप है वो एक तरह का ईएमएफ का सोर्स ऑफ ईएमएफ का काम करता है। ठीक है। ठीक है। तो जो काम वो पंप करता है वाटर करंट के लिए, वही काम बैटरी करती है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है। तो अब वो जो मतलब जो पंप है जो, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पंप अपने अंदर से वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो तो बस वाटर को ट्रांसफर करता है ना एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वही काम बैटरी करती है कि बैटरी डज नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज फ्रॉम इटसेल्फ, इट ओनली ट्रांसफर्स द चार्ज फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। ठीक है जी। अभी समझ आ गई? हाँ जी सर, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो सर। अच्छा, अब ये लिख लो भी कि ईएमएफ मतलब किस किस चीज पे डिपेंड करती है और किस पे नहीं डिपेंड करती। तो आगे लिखो, ईएमएफ ऑफ ए सेल या बैटरी डिपेंड्स अपॉन। तो फर्स्ट पॉइंट है भी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स थी ए और बी, उनकी नेचर कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड पॉइंट है भी नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। और तीसरा है भी टेम्परेचर भी। तो ये तो हो गया भी किन चीजों पे डिपेंड करती है। फिर इसके बाद है किन चीजों पे डिपेंड नहीं करती। तो ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोड, सॉरी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी कितनी है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी भी, यानी बैटरी फिर ज़्यादा देर तक चलेगी। ठीक है भी। सेकंड है भी साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं करेगी। एंड थर्ड है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है। सर ईएमएफ का खोजना ये है ना, जैसे एफ डी अपन के तो डिस्टेंस डिपेंड तो नहीं, वो तो फिर फोर्स कम हो जाता होगा। ठीक है भी, समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है सर। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी।
तो देखो जब बैटरी के अंदर से चार्ज फ्लो करेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि व्हेन चार्ज फ्लोज इनसाइड द बैटरी, तो फिर जो बैटरी का मटेरियल है जैसे इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोड्स हैं जो भी है, तो दैट विल ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द बैटरी। तो वो जो रेजिस्टेंस मिलेगा चार्ज को बैटरी के मटेरियल से, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ठीक है जी। तो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी? इट इज द रेजिस्टेंस offered by the it is the resistance offered by हेलो हाँ सर हाँ मेरा जी ना एक्चुअली कनेक्शन ही चला गया, वो मैंने कुछ सुना ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी के बाद कुछ नहीं सुना मैंने। हाँ, मतलब कि जब मतलब ये है कि जब बैटरी में से करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, अच्छा तो तो जो उसमें वो बैटरी रेजिस्टेंस। तो जो बैटरी का जो मटेरियल है, तो वो जो रेजिस्टेंस देगा चार्ज फ्लो को, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा ठीक। इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी मटेरियल। तो बैटरी मटेरियल क्या क्या हो गया? जैसे इलेक्ट्रोड्स हो गया, इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइट हो गया। So it is the resistance offered by battery material to the flow of current through battery। ठीक है भी। तो अगर कोई बैटरी अभी हमने अभी अभी बनाई है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बैटरी है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बैटरी का यूज़ करते जाते हैं, तो फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। ठीक है, तो लिख लो, इट इज़ लो फॉर फ्रेशली प्रिपेयर्ड बैटरी, but becomes higher after the battery is used, but and becomes more and more if we use बैटरी। क्योंकि फिर बैटरी के अंदर फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा होने लगता है भाई। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें रिएक्शन होती है ना, अभी जब चार्ज फ्लो करता है तो उसमें रिएक्शन होती है, हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, तो और ज्यादा फिर हो जो जाता प्रोडक्ट्स है बनते हैं वो तो एक तरह का वेस्ट ही है मतलब। तो फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। ठीक है। अच्छा ठीक है। इसके बाद भी इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगी वो और लिख लो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, तो फर्स्ट है भी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। भाई ऑब्वियसली अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो चार्ज इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा भी। ठीक है। सर एक सेकेंड। हम्म। इसके बाद है साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स।
या एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स? हाँ जी सर। अगर साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रोड्स का तो रेजिस्टेंस कम होगा भी। जैसे रेजिस्टेंस होता है ना रो एल अपॉन ए, यानी अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और थर्ड है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भी, एंड इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। तो भी इन चीजों पे डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है भी। हाँ जी सर ठीक है। अच्छा, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम बैटरी के साथ सीरीज में मान लेते हैं उसकी ईएमएफ के साथ। मान लो किसी बैटरी का ईएमएफ अगर ई है तो फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सीरीज में मान लेते हैं ऐसे, और एक ऐसे बॉक्स से बना देते हैं which indicates that R is the internal resistance of battery। तो फिर ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए और पॉइंट बी नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है जी। तो इस तरह से हम शो कर देते हैं। तो इससे ये हो जाता है कि भाई जो आर है वो बैटरी के अंदर का ही पार्ट है आर यहाँ पे, एंड दैट इज टेकन टू बी इन सीरीज विद द रिमेनिंग सर्किट, ठीक है। तो अब यहाँ तक समझ आ गई? जी सर ठीक है। इसके बाद भी इन तीनों में रिलेशन क्या होती है, ईएमएफ, टीपीडी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। रिलेशन बिटवीन, ये लास्ट पॉइंट है भी बस, ईएमएफ, टीपीडी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लो जैसे भी ये कोई बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और हमने इसके अक्रॉस कोई एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है कैपिटल आर, या कैपिटल आर छोड़ो अभी, मान लो इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है अभी आई, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ए और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी भी, तो बैटरी यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो अगर डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, सर क्या समझ नहीं आया। मतलब जैसे जब हम किसी बैटरी से, मतलब हम जब बैटरी जैसे हमने मोबाइल में डाल ली है कोई बैटरी, ठीक है, या मान लो कोई टॉय है जिसमें कोई बैटरी डाल रखी है हमने, तो बैटरी फिर वहां पे यूज हो रही है ना भी टॉय को चलाते टाइम, अच्छा ठीक है। तो बैटरी वहां पे डिस्चार्ज हो रही है। जैसे मान लो कोई बैटरी है ये, अच्छा ठीक है। we have connected some external resistance to the battery, तो बैटरी यहाँ पे करंट प्रोवाइड करेगी ना अभी ऐसे,
ये जो भी रेजिस्टेंस है इसको चलाने के लिए, तो बैटरी विल प्रोवाइड द करंट, यानी बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्ज्ड। ठीक है, हाँ जी सर। और अगर हम बैटरी में करंट उल्टा चला दें, यानी जब बैटरी को चार्ज करते हैं अडाप्टर में लगा के बैटरी को जब चार्ज करते हैं, फिर करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। जैसे मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं मान लो, तो फिर करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो अगर हम फर्स्ट केस देखें, अगर यहाँ पे हमने VA माइनस VB निकालना है, यानी TPD निकालना है, तो कितना आएगा? तो अगर A से लेकर B तक आ जाओ आप, तो क्या आएगा? अब यहाँ पे VA, वही किरचॉफ लॉ लगाते थे जो हम, माइनस E प्लस IR इक्वल टू VB। तो यहाँ से VA माइनस VB आ जाएगा E माइनस IR, यानी V आ जाएगा E माइनस IR। तो ये रिलेशन आ गई भी। तो TPD की वैल्यू कम हो जाती है अभी EMF से। ठीक है, ये समझ आ गई भी। तो यहाँ पे जो समझ में यहाँ पे जो TPD है वो EMF से कम आ रहा है। उसका रीजन ये है कि जब बैटरी करंट प्रोवाइड करेगी, तो बैटरी का जो पोटेंशियल है, यानी बैटरी का जो EMF है, उसका कुछ पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस में ही कंज्यूम हो जाता है। तो फिर हमें बाहर जो मिलेगा पोटेंशियल वो EMF से कम मिलेगा। ठीक है भी। तो देखो, जब हम किसी कार को स्टार्ट करते हैं, तो जब कार को स्टार्ट करते हैं, तो अगर मान लो उसकी लाइट ऑन है कार की, तो लाइट एकदम से डिम हो जाती है स्टार्टिंग के टाइम पे। तो ऐसा क्यों भी? When we start a car, its lights gets dim. वो बैटरी ज्यादा चार्ज स्लो करने शुरू कर जाती है? नहीं, क्योंकि जब कार को स्टार्ट करते हैं, तो जो मतलब जिस भी तरीके से कार स्टार्ट होती है, तो वो करंट ज्यादा खींचता है शुरू में। अच्छा, हाँ ठीक है। एक बार कार को स्टार्ट करने के लिए करंट ज्यादा चाहिए होता है, तो आई बढ़ जाता है, मतलब हाँ जी। तो आई की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आई बढ़ने से फिर V कम हो जाता है, इस करके लाइट डिम हो जाती है थोड़ी। ठीक है, ठीक है। और इसमें उल्टा आएगा भी, चार्जिंग ऑफ बैटरी में इसमें आएगा VA माइनस E माइनस IR इक्वल टू VB। तो यहाँ से आ जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू E प्लस IR। ठीक है, अभी समझ आ गया? हाँ जी सर। तो फिर यहाँ पे जो V है वो EMF से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको बैटरी को चार्ज करना है, तो यू नीड अ सोर्स whose EMF is more than that battery। ठीक है भी। अगर आपने बैटरी को चार्ज करना है, तो मतलब जिसके थ्रू बैटरी को चार्ज करोगे, तो उसका EMF, उसकी पावर बैटरी से ज्यादा होनी चाहिए।
उसका ईएमएफ, तभी वो चार्ज कर पाएगा। ओके सर। ठीक है, समझ आ गई? हाँ जी सर। तो ये था भी रिलेशन बिटवीन टीपीडी एंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 26 का फर्स्ट पार्ट देखो भी, the potential difference across a cell is 1.8 volt when a current of 0.5 ampere is drawn from it। यानी ये डिस्चार्जिंग वाला केस हो गया अभी। तो फिर इसमें इक्वेशन लग जाएगी V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो V की वैल्यू है 1.8 वोल्ट, करंट है 0.5 एम्पियर इंटू आर। फिर लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू 1.6 वोल्ट व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन। तो अगेन सेम इक्वेशन, अब V की वैल्यू 1.6 होगी और करंट की वैल्यू 1 होगी। तो दो इक्वेशन आ गई। तो दोनों को सॉल्व करके आप ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है भी? अच्छा ठीक है। अब इसके बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो भी, बीच में एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। बता दो, कर दूंगी मैं नेक्स्ट क्लास तक। तो जैसे 30, 31 छोड़ देना। एक 24 छोड़ देना भी। ठीक है भी? ये छोड़ के बाकी आप ट्राई कर सकते हो इसके। अच्छा भी एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वैसे ही जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे मोबाइल की बैटरी 5000 mAh की है या 3000 mAh की है। हाँ जी सर। तो उसका मतलब क्या होता है? कितना करंट प्रोवाइड कर सकते हैं? कितना? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे सच्ची नहीं पता। What is the meaning of mAh? इसका वैसे मतलब क्या होता है? mAh का मतलब जैसे मेरे हाथ में एक सेल है, उस पर लिखा हुआ है 600 mAh। mAh का मतलब होता है मिली एम्पियर आवर्स। मतलब कि वो कितना पावर ड्रॉ कर सकता है? नहीं, मिली एम्पियर, मतलब मुझे पता चल गया था वो मिली एम्पियर होता है, कुछ कुछ ऐसा ही होता है वो। मान लो किसी बैटरी पे लिखा हुआ है 600 मिली एम्पियर आवर। कितना करंट ड्रॉ कर सकता है नहीं, पावर बेसिकली में से? ये होती है उसकी करंट कैपेसिटी।
इसे क्या बोलते हैं अभी? वही मैं कह रही थी, कितना वो करंट ड्रॉ कर सकता है वो। नहीं, एग्जैक्टली मतलब ये नहीं है। अच्छा, करंट कैपेसिटी, इसका मतलब ये है कि वो कितना करंट कितने टाइम के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। कितना करंट कितने टाइम के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो करंट कैपेसिटी होता है बेसिकली करंट इनटू टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो किसी बैटरी पे लिखा है, घंटे में कितना करंट ड्रॉ कर सकता है, कितना कैपेसिटी ऑफ करंट वो ले सकता है घंटे हाँ, में। मतलब वही है कि जैसे किसी बैटरी पे लिखा है 600 mAh, तो इसका मतलब है कि अगर उस बैटरी से हम 600 मिली एम्पियर का करंट ड्रा करते रहें लगातार, तो फिर वो बैटरी 1 घंटा ही चलेगी। ये मतलब है इसका। अच्छा ठीक है। ठीक है, अगर उससे हम 600 मिली एम्पियर का करंट ड्रा करते रहें तो 1 घंटे में वो खत्म हो जाएगी बैटरी। बट 600 की बजाय अगर 300 मिली एम्पियर का करंट ड्रा कर रहे हैं फिर वो 2 घंटे चलेगी। यानी टोटल चार्ज वो कितना सप्लाई कर सकती है बेसिकली। अगर इसको हम चार्ज में अच्छा कन्वर्ट ठीक करें है। तो चार्ज में कितना आएगा, ये तो चार्ज में आ जाएगा 600 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ एम्पियर, और आवर का मतलब 3600 सेकेंड। तो टोटल इतना चार्ज सप्लाई वो कर सकती है बैटरी, ये जो भी आएगा भी। ये आएगा भी। तो ये बैटरी टोटल इतना चार्ज सप्लाई कर सकती है 2160 कूलम। अब वो आपकी मर्जी है कि ये चार्ज उससे एकदम से निकाल लो या धीरे धीरे निकालो, वो आपकी मर्जी है। तो ये इसकी करंट कैपेसिटी हो गई टोटल, कि कितना चार्ज वो मैक्सिमम सप्लाई कर सकती है। समझ आ गई भैया? अच्छा ठीक है। चलो फिर आज इतना ही करते हैं अभी। ओके। बाकी अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अभी ट्यूसडे तक, जितने हो सकते हैं मैक्सिमम। जो ये ठीक है। 32 लास्ट का क्वेश्चन है, ये देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 एम्पियर आवर, लिखे ना अभी। हाँ जी सर। तो इसका मतलब है करंट कि ये बैटरी कैपेसिटी 10 एम्पियर का करंट हमें प्रोवाइड कर सकती है अगर उसको हम 1 घंटा यूज करें, 1 आवर में। 1 आवर के लिए। ठीक है। ओके। बाकी ये वाले भी आप कर लेना अभी, ये सर्किट वाले इक्विवेलेंट वाले। और अब आप इसका ऑब्जेक्टिव भी काफी कर सकते हो, भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हो ट्राई। तो जितना मैक्सिमम कर सकते हो कर लेना इसमें से भी। इस वाले मतलब जो ये वाले असाइनमेंट है इसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया हमारा, ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज। ठीक है भी, ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज करवा दो अभी सर, खत्म करवा दो। अभी करा दूं क्लास है। इसकी क्लास, या ऐसा करूं मैं, अगर हो सका तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग बना के डाल दूंगा, अच्छा ठीक है। नहीं तो फिर परसों ही कर लेंगे। ठीक है।